हेलो जी। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीए आईपीसीसी का इनकम टैक्स का जो कल पेपर हुआ है उसके एमसीक्यू का सॉल्यूशन। तो पेपर वाज आई वुड से एवरेज और मे बी एवरेज इजी टू एवरेज, मतलब इट वाज टिल्टेड टुवर्ड इजी एज कम्पेयर टू सितंबर। पेपर बहुत इजी था। सितंबर में पेपर बहुत ही अलग लेवल पे था, है ना। एमसीक्यू इस पेपर में बच्चों काफ़ी इजी थे, काफ़ी स्कोरिंग थे। एक एक केस सिनेरियो आया था बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अगर किसी बच्चे ने एग्रीकल्चर इनकम सही से नहीं पढ़ा होगा तो उसको उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, बट स्टिल लॉजिक बेस पे वो कर सकता है। उसमें एक छोटी सी एरर भी है बाय द आईसीएआई, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम वो अपना केस सिनेरियो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड में हम एक और चीज डिस्कस करेंगे कि आईसीएआई इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है ना, थोड़ा ट्विक करके क्वेश्चन और कैसे अच्छे हो सकते थे, है ना। विच विल हेल्प यू अपना जो आपका सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट है। ठीक है जी। तो फर्स्ट वीडियो अगर आपका आप अटेम्प्ट दे चुके हो तो आप एनालाइज कर सकते हो आपके कितने मार्क्स आएंगे एमसीक्यू में। और इसके साथ साथ सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम कैसे थोड़ा ट्विक करके इसको और बेटर बना सकते थे, तो उससे हमारा कंसेप्ट भी रिवाइज होगा और थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग भी होगा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो वाइज क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन केस सिनेरियो का है, छोटे से फैक्ट्स हैं बच्चों, 3 लाइन के, जल्दी से पढ़ लेते हैं। Mr. A transferred a house property to his wife in PY 23-24 for inadequate consideration. तो मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो जो ट्रांसफर है वो आपका डीम्ड ओनर बन जाता है इफ द ट्रांसफर इज टू द माइनर चाइल्ड और टू द स्पाउस। तो इस केस में स्पाउस को ट्रांसफर है तो मिस्टर ए जो है डीम्ड ओनर बन जाएंगे। इस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो टैक्स होगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है जी, क्लियर है। The wife received a rent of rupees 2 lakh from letting out this property and spent rupees 4800 as municipal tax. तो वाइफ ने क्या किया, इस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया, उससे उसको जो रेंट मिला वो 2 लाख रुपए का था और 4800 उसने यूज अपना स्पेंड किए पे द म्यूनसिपल टैक्स। ठीक है जी। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम निकाल सकते हैं, 2 लाख माइनस 4800, 1,95,200 मेरी एनएवी आ गई, मैं 30% में स्टैंड डिडक्शन लेस कर दूंगा। तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई बच्चों 1,36,640, 1,36,640। दिस हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। She deposited the same with bank and earned an interest of 15,000 during PY 23-24. सॉरी, तो वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने जो 2 लाख रुपए का रेंट आया था इसको इन्वेस्ट कर दिया, इसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में। वो डिपॉजिट पे वाइफ को इंटरेस्ट मिला 15,000 रुपए। को पता है एसेट जो ट्रांसफर होता है उससे जो इनकम होती है वो क्लब होती है, उस इनकम को इन्वेस्ट करने पे जो सब्सिक्वेंट इनकम होती है वो क्लब नहीं होती है। एक्रीशन ऑफ एसेट से जो इनकम होती है वो क्लब नहीं होती है ना। तो ये 15,000 रुपए जो इंटरेस्ट आया है ये टैक्स होगा इन द हैंड्स ऑफ मिसेस ए अंडर द हेड अदर्स। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। 1,36,640 हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होंगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए और 15,000 टैक्स होगा इन द हैंड्स ऑफ मिसेस ए अंडर अदर सोर्सेज। बेस्ड ऑन above information आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यू नंबर, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 to 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स है, 6 मार्क्स का सिंपल सा एमसीक्यू है। If Mrs. A invests this rent amount in a business and incurs a loss of rupees 20,000 and she has earned from other business rupees 4 lakh, the income of rent and business will be chargeable to tax in the hands of। तो इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर मिसेस ए ने ये 2 लाख रुपए का जो रेंट मिला उसको वो बैंक में डिपॉजिट ना करके बिजनेस में लगा दिया होता, उस बिजनेस से मैडम को मिसेस ए को लॉस हो जाता 20,000 रुपए का, बट उसका कोई और बिजनेस भी चल रहा है मिसेस ए का, उससे उसको इनकम हो रही है 4 लाख रुपए। टैक्स इम्प्लीकेशन बताओ। टैक्स इम्प्लीकेशन सेम रहेंगी बच्चों। जो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जो पहले मिस्टर ए में टैक्स होगी थी मिस्टर ए में टैक्स होगी। अब इंटरेस्ट की जगह पीजीबीपी आ गया तो पीजीबीपी मिसेस ए के हाथ में टैक्स होगा, पहले इंटरेस्ट जो है मिसेस ए के हाथ में टैक्स हो रहा था। 1,36,640 तो मिस्टर ए की हो जाएगी, इसमें 1,36,640 इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए और मिसेज ए के हाथ में जो लॉस है ये सेटअप हो जाएगा विद द प्रॉफिट फ्रॉम अनदर बिजनेस 4 लाख। तो 3,80,000 मिसेज ए के हाथ में टैक्स होगा एज पीजीबीपी। सिंपल। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है मिस्टर ए 1,36,640 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड मिसेज ए 3.8 लाख अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो यहाँ ऑप्शन ठीक है, ठीक है, नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। If Mr. A transferred the above property for inadequate consideration with an agreement to live apart,
इस केस में क्या हो रहा है, नेटवर्क कंसिडरेशन में ट्रांसफर तो हुआ है बट अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। If the property transferred by individual to his or her spouse under an agreement to live apart, मतलब हस्बैंड वाइफ अलग हो रहे हैं, डाइवोर्स एग्रीमेंट के अंदर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, उस केस में ना ही डीम्ड ओनरशिप लगती है ना ही क्लबिंग लगती है। तो इस केस में मिस्टर ए शैल नॉट बी डीम्ड एज ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से भी जो इनकम आ रही है 2 लाख रुपए रेंट जो आ रहा था, वो भी टैक्स होगा इन द हैंड्स ऑफ मिसेस ए ओनली। Then the income of rent and interest will be chargeable tax in the hands of Mrs. A. तो ये 1,36,640 भी मिसेज ए के हाथ में टैक्स होगा, प्लस 15,000 का जो इंटरेस्ट था वो मिसेज ए के हाथ में टैक्स होगा। मिस्टर ए नील एंड मिसेज ए 1,36,640 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड 15,000 अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। परफेक्ट है। थर्ड, द इनकम ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल टैक्स इन द हैंड्स ऑफ। अब ओरिजिनल फैक्ट्स पे आ गए हैं ये कि ओरिजिनल फैक्ट्स में जो रेंट और इंटरेस्ट है वो किसके हाथ में टैक्स होगा। तो हमने पहले बताया रेंट जो है वो टैक्स होगा मिस्टर ए के हाथ में 1,36,640, इंटरेस्ट होगा मिसेज ए के हाथ में 15,000। मिसेज ए 1,36,000 नहीं, मिस्टर ए 1,36,640 अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड मिसेज ए 15,000 फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डी ऑप्शन हो गया। तो बच्चों एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कोई नई चीज टेस्ट किया उन्होंने। तीनों क्वेश्चनों में अपना फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है कि जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्स होगी, उस रेंट से जो इनकम आ रही है चाहे पीजीबीपी हो चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, मिसेज ए के हाथ में टैक्स होगी। क्वेश्चन 2 में बड़ा सिंपल सा था, अगर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के अंदर ट्रांसफर हुआ है तो अपना सेक्शन 27 नहीं लगेगा, सब कुछ मिसेज ए के हाथ में टैक्स होगा, है ना। बड़ा लॉजिक का सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 6 नंबर फ्री के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, AMT liability are not attracted to, choose the correct answer from the following। यार किस केस में AMT liability नहीं लगती। तो आपको पता है बच्चों, अगर आप न्यू स्कीम या डिफॉल्ट स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो AMT liability नहीं लगती। ऑप्शन ए कह रहे हैं AMT liability is not attracted to individual AOP, बिल्कुल गलत है, इंडिविजुअल के लिए तो आई थी। To HUF BOI artificial juridical person not paying tax under default tax regime, no, इफ दे आर पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम जब नहीं लगेगा, अगर वो ओल्ड में पे कर रहे हैं तो लगेगा। नॉट अट्रैक्टेड टू इंडिविजुअल HUF BOI AOP, इनको नहीं लगेगी तो किसको लगेगी, कंपनी को थोड़ी लगेगी। इंडिविजुअल HUF BOI AOP पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर इंडिविजुअल HUF वगैरह डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में पे कर रहे हैं तो आपका AMT नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, Raju earned rupees 25,000 from lottery, 10,000 from betting, 50,000 from online games on internet, and lost rupees 5,000 card games during PY 23-24. The amount of tax to be charged for AY 24-25 will be। तो चलो लॉटरी का क्वेश्चन है, सिंपल सा बात है। लॉस जो होते हैं वो डेड लॉस होते होंगे, कोई बेनिफिट कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, कोई सेट ऑफ नहीं मिलता है, और जो भी लॉटरी की इनकम है वो 30% पे टैक्स होती है। जिस 25,000, 10,000 और 50,000 ये तीनों इनकम 30% पे टैक्स होंगी। ये 5,000 का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, इग्नोर कर दो। ऑप्शन क्या क्या है, 30% ऑन 25 प्लस 10 एंड 20% ऑन 50, रॉन्ग ऑप्शन। 30% ऑन 25, 10, 50 माइनस 5, नो, ये जो लॉस है वो एडजस्ट नहीं होगा। 30% ऑन 25, 10, 50 एंड एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक लिमिट इज नॉट परमिटेड अगेंस्ट द इनकम। परफेक्ट है। इनकम ग्रॉस बेस पे टैक्स होगी 30% पे, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता लॉटरी इनकम में। तो आंसर इज सी। 2 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन। केस सिनेरियो 2 बेटा जीएसटी के ऊपर है, इसको इग्नोर कर दो, इसको हम बाद में करेंगे, अभी हम इनकम टैक्स कर रहे हैं। केस सिनेरियो 3 भी जीएसटी का है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 अगेन जीएसटी पे बेस्ड है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। नाउ वी कम टू केस सिनेरियो 4, दिस इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, चलो जल्दी से पढ़ते हैं। Mr. Anand is a traditional farmer who was inherited with 35 acres of rural agricultural land which was around 20 kilometers from the nearest town। तो मिस्टर अनंत है, ऐसी है जो फार्मर है, उनके पास 35 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड है। ही इज कल्टिवेटिंग इन 15 एकड़ पैडी विच इज डायरेक्टली टेकन बाय राइस ट्रेडर। तो 15 एकड़ में तो पैडी उगा रहे हैं जो डायरेक्टली वो अपने प्रोड्यूस को राइस ट्रेडर्स को बेच देते हैं। Another 10 acre of land is used for growing sugarcane, and as per practice, sugarcane is purchased by sugar mills nearby the village for which payment was received by NEFT, RTGS और IMPS। कुछ वो शुगर केन भी उगा रहे हैं, है ना, गन्ना, उसको वो शुगर मिल्स को बेच देते हैं।
ठीक है जी। Remaining area is being cultivated for mulberry leaves, and part of mulberry leaves are used for being fed to silkworm and obtaining silk cocoons and selling these silk cocoons in the market. ठीक है जी। तो कह रहे बाकी जो है उसमें वो मलबरी लीव्स उगा रहे हैं, वो कुछ मलबरी लीव्स तो एग्रीज बेच देते हैं वो, तो कुछ को वो यूज करते हैं टू प्रोड्यूस सिल्क कोकून्स। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 23-24 तो वो 3 तरह की खेती कर रहे हैं, एक तो पैडी, एक शुगर केन और एक मलबरी लीफ, है ना। मिस्टर अनंत हैड गॉट नेट इनकम ऑफ 4 लाख फ्रॉम सेल ऑफ पैडी, नेट इनकम है ना, 4 लाख रुपए नेट खर्चा हटाने के बाद उसको एग्रीकल्चर इनकम हुआ फ्रॉम सेल ऑफ पैडी, तो पैडी को उगाने में जो भी खर्चा हुआ उसको हटाने के बाद 4 लाख रुपए का इनकम आया। 3.5 लाख नेट गेन ऑन सेल ऑफ शुगर केन, शुगर केन को बेच के 3.5 लाख रुपए कमाए खर्चा घटाने के बाद। फिर 75,000 बाय सेलिंग मलबरी लीव एलोन, और 75,000 रुपए कमाए उन्होंने खर्चा घटाने के बाद बाय सेलिंग मलबरी लीव्स। He carried out mulberry silkworm production using his mulberry leaves worth 50,000 and selling the silk cocoons by spending 2 lakh and got 3,75,000 sale of silk cocoon to silk cooperative. तो जो मलबरी लीव है 75,000 की तो बेच दी, 75,000 का जो गेन कमा लिया। 50,000 की जो मलबरी लीव बिक सकती थी उन्होंने बेचा नहीं, उसको यूज किया एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कोकून, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए टू कन्वर्ट द मलबरी लीव इनटू द सिल्क कोकून उनको 2 लाख रुपया खर्चा हुआ मिस्टर अनंत को, और सिल्क कोकून्स बिके हैं फॉर 3,75,000। मैं जल्दी से एक छोटा सा चार्ट बनाऊं बच्चों आपके लिए, तो वो क्या क्या हुआ रहे हैं। ही इज प्रोड्यूसिंग पैडी, ही इज शुगर केन, देन मलबरी लीव्स, ठीक है जी। ये तो वो एज इट इज बेच देते हैं, तो इससे जो बेच कर जो भी इनकम आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। ये भी वो एज इट इज बेच देते हैं, ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग द शुगर, है ना, शुगर के एज इट इज बेच रहे हैं शुगर मिल्स को, इससे भी जो इनकम आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। तो समझ आ पा रहे हो, इन दोनों केस में सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हुए नहीं, बेसिक ऑपरेशन करके इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच दिया, तो जो भी इनकम आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम होगा। मलबरी लीव का इन्होंने 2 पार्ट में कर दिया, कुछ मलबरी लीव तो इन्होंने एज इट इज सेल कर दी विदाउट डूइंग एनी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, तो इससे भी जो इनकम आया वो एग्रीकल्चर इनकम हो गया, बिकॉज सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं हुए। बट कुछ पे इन्होंने सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किए और उसके बाद जो सिल्क कोकून्स बना उसको बेचा, तो ये जो इनकम है इसमें एक एग्रीकल्चर इनकम भी है प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, ठीक है जी। अगर मैं फिगर में बात करूं तो पैडी से इन्होंने कितना कमाया है, 4 लाख रुपए, ये सॉरी 4 लाख रुपए ये इनकी नेट इनकम है। शुगर केन से 3.5 लाख रुपए और मलबरी लीफ बेच के इन्होंने कमाए हैं 75,000 रुपए, ठीक है बच्चों। ये नेट इनकम है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और नेट इनकम मतलब जितने भी का भी इनका पैडी बिका होगा माइनस जो इनके एग्रीकल्चर ऑपरेशन में खर्चे होंगे उसके बाद जो बचा वो इनकम है। ये तीनों चीजें 4 लाख, 3.5 लाख और 75,000। अब हम बात करते हैं सिल्क कोकून्स की, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सिल्क कोकून्स इनके बिके हैं बच्चों 3,75,000 के। हुआ क्या है अगर आप देखो तो यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन हुए और यहाँ मलबरी लीव्स आ गई, इन मलबरी लीव्स को इन्होंने सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किए और यहाँ पे सिल्क कोकून्स आ गए, राइट। ये सिल्क कोकून्स बिके हैं बच्चों 3,75,000 के। अब इस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में करने में जो खर्चा आया वो आया 2 लाख का। ये जो रॉ मटेरियल है अगर ये सिल्क कोकून्स नहीं बनाते एज इट इज बेच देते तो ये इस टाइम पे बिकती 50,000 की, ठीक है। अब मेरा बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ, सेल माइनस कॉस्ट, और जो मैं रॉ मटेरियल हुआ उसके लिए लॉ कहता है जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होती अगर वो बेच पाते तो वो उसका कॉस्ट हो जाएगा 50,000। तो बिजनेस इनकम इस केस में मेरी हो गई बच्चों, बिजनेस इनकम 3,75,000 माइनस 2 लाख माइनस 50,000, 1,25,000, ठीक है। बस इसमें कुछ एग्रीकल्चर इनकम भी है। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, ये जो अगर मैं बेचता तो इसको 50,000 में बेचता माइनस यहाँ पे जो इसको उगाने में जो खर्चे किए होंगे वो माइनस एक्सपेंस, जो बचा वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है जो एग्जेम्प्ट होगी
इस मलबरी लीफ 50,000 जो मलबरी लीफ जो यूज हुई है उससे रिलेटेड, पर क्वेश्चन में ये एक्सपेंस गिवन ही नहीं है। और आप देखोगे एमसीक्यूज में क्वेश्चन में से अपना एग्रीकल्चर इनकम मान रहा है, तो जो ऑप्शन है उसमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये एक्सपेंस जो है एज्यूम कर दिया नील, विच इज नॉट अ वेरी राइट असम्पशन, है ना। तो हो सकता है आईसीआई आपको आंसर दे तो उस पार्ट का आंसर दे दे कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन वाज नॉट अवेलेबल। समझ पा रहे हो बात को? मैं आपको दोबारा समझा। whenever there is a agricultural income and non agricultural income from the same अपना प्रोड्यूस, तो उसमें क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकलती है, जो आपकी सेल है वो इधर आ गई सिलेंडर में, जो बिजनेस ऑपरेशंस लगे, है ना, प्रोड्यूस होने के बाद के जो खर्चे लगे वो एक्सपेंस हो गए बिजनेस के, और जो आपने प्रोड्यूस यूज किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज किया था रॉ मटेरियल, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, अगर आप उसको प्रोड्यूस नहीं अपना यूज नहीं करते फॉर द बिजनेस, उसको सेल कर देते एज अ रॉ इन द मार्केट एज इट इज, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू जितने में वो बिकता, वो आपका एक्सपेंस मान जाता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर वो बिक नहीं सकता था तो उसको उगाने में जो खर्चे लगे वो आपका कॉस्ट हो जाता है, और जो डिफरेंस या जो आता है आपका, ये आपका अपना नेट प्रॉफिट आ जाता है फ्रॉम द बिजनेस। और इस केस में आपका एग्रीकल्चर इनकम भी होता है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, जितने में ये बिकता है ना, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इसको उगाने में जो कॉस्ट लगी, इसका डिफरेंस है, ये जो है ये आपका एग्रीकल्चर इनकम होता है। अब इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 50,000 की वर्थ की इन्होंने मलबरी लीव्स यूज की है टू प्रोड्यूस द सिल्क कोकून, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू तो 50,000 दे रखी है, बस इसको उगाने की कॉस्ट नहीं दे रखी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि मुझे एग्रीकल्चर इनकम बताओ, है ना, तो मैं एग्रीकल्चर इनकम कैसे बता सकता हूँ? आप समझ पा रहे हो ना बात को? उसने एज्यूम कर लिया, मुझे कुछ ना कुछ ऑप्शन टिक करना ही है, तो ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे नील है ना। अभी क्वेश्चन पे आएंगे, मैं दोबारा से ये चीज डिस्कस करूंगा। और अब एमसीक्यूज देखते हैं। बेस्ड ऑन मोर इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यू नंबर 14 to 16। 14 ए बी सी डी, क्वेश्चन कहाँ है भाई साहब? ऐसे उन्होंने क्वेश्चन ही लिखा, तो आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा पता लग जाएगा वो पूछ रहे हैं आपसे विच इज करेक्ट विच इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट है वो आप ऑप्शन टिक कर दो। दो आइडली लॉजिकली मतलब जनरली क्वेश्चन लिखना चाहिए कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यू नंबर 14 to 16, बट क्वेश्चन लिखना ही भूल गए। द सेल ऑफ मलबरी लीव्स विल बी 75,000 विल नॉट कंस्टिट्यूट एज एग्रीकल्चर इनकम, क्यों नहीं भैया, एग्रीकल्चर इनकम है ही। The amount of 3,75,000 being sale proceed of silk cocoon to silk cooperative will constitute as agriculture income. No, 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 no. ये 3,75,000 दोनों है, बिजनेस इनकम भी है एंड एग्रीकल्चर इनकम भी है। इसमें बिजनेस इनकम है 1,25,000 और 50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है एग्रीकल्चर इनकम है, कॉस्ट नहीं पता जो भी हमने डिस्कस किया, 50,000 ही हम मान लेंगे एग्रीकल्चर इनकम है। नेट इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क 1,75,000 एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बिंग एग्रीकल्चर इनकम। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो सर, 1,25,000 बिजनेस इनकम है वो टैक्स होगी, जो एग्रीकल्चर इनकम 50,000 मानी है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेल कोकून अमाउंट टू 1,25,000 विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड विल बी टैक्स इधर बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। परफेक्ट, डी ऑप्शन है। एंटायर अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर अनंत विल बी 12 लाख। तो एग्रीकल्चर इनकम मिस्टर अनंत की कितनी है, वो कह रहे हैं 12 लाख रुपए। अगर हम देखें तो हमने कितनी इनकम दिखाई है, माननी है 4 लाख पैडी की, 3.5 लाख शुगर केन की, 7.5 लाख और 7,75,000 जो मल्टीपल एग्रीज बेकी है, 7.5 प्लस 75 8,25,000, और ये जो सिल्क कोकून्स में है इसमें 50,000 की हमने माना एक्सप्रेस न्यूज़ करके एग्रीकल्चर इनकम, तो 8,75,000, तो 12 लाख रॉन्ग। एग्रीकल्चर इनकम में भी 8,25,000 वेयर गेन ऑन सेल ऑफ सिल्क कोकून्स अमाउंट टू 1,25,000 विल बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये ठीक है, बट इसमें आपने जो सिल्क कोकून्स में मलबरी लीव्स यूज हुई है उसका एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर नहीं किया, तो अगेन रॉन्ग। एग्रीकल्चर इनकम में भी 8,75,000 वेयर नॉन एग्रीकल्चर इनकम में भी 1,25,000, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, बट ये ऑप्शन भी गलत है बिकॉज आपको पता है हमने 8,75,000 के लिए एज्यूम किया है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नील है टू ग्रो दिस मलबरी लीव्स, विच इज नॉट अ वेरी लॉजिकल assumption। इस 15 नंबर क्वेश्चन में
आइडियली आईसीआई को हर एक को मार्क्स देने चाहिए जिसने भी अटेम्प्ट किया है, बिकॉज इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है. Since Mr. Anant mixes agriculture activity with non-agriculture activities, the entire issue of Bala will be treated as non-agricultural income. Wrong. Last question बच्चों मेरा. Paddy income with 4 lakh alone is exempt as agricultural income. Wrong. Sugarcane income of 3.5 lakh and paddy income of 4 lakh will constitute as agricultural income. ये तो होंगी मलबरी लीव्स की भी होंगी. सेल ऑफ मलबरी लीव्स अमाउंट टू 75,000, पैडी इनकम ऑफ 4 लाख, शुगर केन इनकम ऑफ 3.5 लाख विल ऑल कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम. बिल्कुल जी. और साथ साथ में वो जो 50,000 की एग्रीकल्चर इनकम वो भी आएगी. पैडी इनकम ऑफ 4 लाख, शुगर केन इनकम 3.5 लाख एंड सेल एंड यूज ऑफ मलबरी लीव्स 1,25,000 ऑल भी कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम. तो ये भी गलत है. ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है सी. आप समझ गए. इस केस में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था सी. इफ आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, नॉट द perfect answer, but depending upon the fact given, it was the most appropriate. और समझ गए. इसमें जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है टू कल्टीवेट मलबरी लीव्स वो नहीं दी हुई है. उस चक्कर में हमारा आंसर निकल नहीं सकता, इसलिए हमने एग्जम्पशन ली है. ठीक है. दिस इज एन एरर इन द क्वेश्चन. चलो अब हम आते हैं बच्चों पार्ट बी पे. पार्ट बी क्या था हमारा कि कैसे हम इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विकिंग करके कुछ इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. है ना. इससे ऐसी चीजें करने से आपका दिमाग और खुलता है, प्रोविजंस और ज़्यादा समझ आते हैं. तो सिनेरियो 1 में क्या था बच्चों कि मिस्टर ए ने मिसेज ए को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. इसी क्वेश्चन में इसी देखो ये तीनों क्वेश्चन जो आईसीए ने पूछे वो मोटा मोटा सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड थे. अगर प्रिंसिपल पता है तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे. है ना. इसी में अगर वो ये डाल देता कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कितनी थी, से ₹80 लाख, और इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी प्रॉपर्टी की 1 करोड़, और अपना मिस्टर ने प्रॉपर्टी जो खरीदी थी उसकी इंडेक्स कॉस्ट थी ₹60 लाख. राइट. अब वो पूछ सकता था कि आप मिस्टर ए और मिसेज ए की टोटल इनकम निकालो. तो जो है सो है. अदरवाइज मिस्टर ए को इसमें कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ता, और मिसेज ए के लिए ये गिफ्ट है बट एक गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है तो एग्जेम्प्ट हो जाता. और मिस्टर ए के लिए जो कैपिटल गेन निकलता वो निकलता अंडर सेक्शन 50C. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ माइनस कॉस्ट 60 लाख, 40 लाख का इस पे कैपिटल गेन अपना एलटीसीजी इंडेक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं जैसे हम 40 लाख का कैपिटल गेन मिस्टर ए को देना पड़ता. दो मिसेज ए के हाथ में टैक्स नहीं है बिकॉज गिफ्ट जो है वो रिलेटिव में आया. क्या हुआ ना, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है. दोनों के हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी. मिस्टर ए के हाथ में आएगी बिकॉज ही हैज ट्रांसफर्ड अ कैपिटल एसेट. तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन तो उनके हाथ में कैपिटल गेन आएगा. कैपिटल गेन में रिलेटिव की कोई एग्जम्पशन नहीं है. 50C में विच एवर इज हायर वो लग जाएगा. तो सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ मानी जाएगी. मिसेज ए के हाथ में, रेसिपिएंट के हाथ में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में एसेट मिलता है तो ये गिफ्ट हो जाएगा. बट गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है बिकॉज ऑफ जो एसेट मिला है वो स्पाउस से मिला तो टैक्स नहीं होगा, एग्जम्प्ट होगा. है ना. तो ये पॉइंट और डाल देते तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन जाता. क्वेश्चन नंबर 4 जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 1 नंबर का. क्वेश्चन नंबर 5 जो है अगेन इसको थोड़ा सा अगर ट्विक करना होता तो जो ऑनलाइन गेम्स है ना ये इसी गेम का लॉस दिखा देते हैं. है ना कि इस गेम में ग्रॉस इनकम हुई इतनी और इसी गेम में इंटरनेट सेम गेम में ही सेम प्लेटफॉर्म पे ही उसको खर्चा हुआ इतना, लॉस हुआ कुछ गेम्स में इतना, जो उसने नंबर ऑफ गेम्स खेली. वो जो लॉस है ना वो ऑनलाइन गेम से एडजस्ट हो जाता है बिकॉज ऑनलाइन गेम्स में जो इनकम होती है वो होती है नेट विनिंग. है ना. जबकि ऑफलाइन में ग्रॉस विनिंग होती है. इनमें 5,000 का जो लॉस कार्ड गेम से दिखाया जो हमने इग्नोर कर दिया, तो ये 5,000 का जो लॉस है ये फ्रॉम द सेम ऑनलाइन गेम प्लेड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म दिखाते तो इसको हम लेस कर देते बिकॉज ऑनलाइन गेम में नेट विनिंग होता है. अगर छोटा सा चेंज करते हैं तो क्वेश्चन और अच्छा बन जाता. इफ आई कम टू माई केस सिनेरियो नंबर 4. इस केस में अगर ये टैक्स निकालने को कहते थे कि एग्रीकल्चर इनकम भी है नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है आप टैक्स निकालो तो उसमें थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता वो और अच्छा बन जाता क्वेश्चन. है ना. अभी तक इन्होंने बिल्कुल से एक ही कंसेप्ट पे 2 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं. है ना. माइंड एप्लीकेशन थोड़ा कम लग रहा है ना. ये दिल से क्वेश्चन बनाए हो. है ना. थोड़ा सा ट्विक करके क्वेश्चन अच्छे इंटरेस्टिंग बन सकते हैं. तो ये आपके लिए है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट जस्ट थॉट फॉर योर माइंड. है ना. जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर रहे.
चलो अब हम जल्दी मिलेंगे टू डिस्कस द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ दिस पेपर। थैंक यू।